राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन भवन। तो मैं आज आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स कहते हैं किसको? द ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस की वो शाखा जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? तो मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और उन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये मैटर पहले होता क्या, मैटर समझ लेते हैं। तो हर वो चीज़ जिसके पास अपना एक वजन होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। अब जैसे कि ये डस्टर हम ले लीजिए, ये डस्टर में एक तो पहले इसके पास खुद का एक वजन है और वजन होने के साथ साथ ये क्या है, इसके पास ये कुछ स्पेस भी कवर करना, मतलब इसको कहीं भी रखना है तो उसके लिए हमको जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर एक मार्कर पर रख के दिखाए, तो मार्कर में जगह थोड़े है कि हम मार्कर पर रख सकते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर जगह हो जिसमें हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का मैटर। अब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ताकत, ऊर्जा। अब ये जो डस्टर को उठाएगा ना, उसके लिए भी हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो हर मैटर में एनर्जी होती है। और देखिए इन दोनों के बीच के रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स, ठीक है। तो अब देखिए फिजिक्स में आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 9th में, वो है मोशन। क्या है? मोशन। मोशन, मोशन का मतलब ये होता है मूवमेंट, मतलब कि चलना एक जगह, मतलब कोई पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई गाड़ी अगर जा रही है, ये गाड़ी है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चले, तो इसको क्या बोलेंगे कि जो गाड़ी जो है वो किस में है? मोशन में। किस में है? मोशन में, मतलब मूव कर रही है, ठीक है। आप देखिए अब ये एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया और यहाँ पे एक बंदा गाड़ी में बैठा है, ठीक है। अब इस गाड़ी में आदमी बैठा है। अब ये देखिए इस आदमी के अनुसार ये गाड़ी मूवमेंट में है, लेकिन क्या इस आदमी के अनुसार ये पेड़ मूवमेंट में नहीं? पेड़ फिर कब से वहीं पे खड़ा है। और क्या इस पेड़ के अनुसार ये आदमी मूवमेंट में है? नहीं, आदमी बिल्कुल मूवमेंट में नहीं, क्योंकि आदमी जहाँ गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में ही बैठा हुआ। इस पेड़ के अनुसार मूवमेंट में कौन है? तो ये गाड़ी है, जो पहले यहाँ थी, फिर यहाँ और अब यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए मोशन कहते किसको है? तो मोशन जो होता है कि टाइम के अनुसार कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको मोशन कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखेंगे। अब इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो वो मतलब कि मोशन कहते हैं किसको? जो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ मूव करता जा रहा है विथ टाइम, मतलब टाइम भी होना चाहिए उसके पास। टाइम के अकॉर्डिंग ही ना, यहाँ पे 0 सेकंड था, यहाँ पे स्थिर खड़ा था, ये 2 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, 3 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, 7 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? विथ टाइम, मतलब टाइम के अनुसार ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। और विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई यहाँ पे एक पेड़ है या फिर यहाँ पे एक घर है, ठीक है, इस घर के अनुसार देखा जा रहा है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अब देखेंगे रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, when an object does not change its
पोजीशन with time and remain stationary, then it is said to be in rest. अब देखिए, मतलब कि वैसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम के अनुसार अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। जैसे ये बोर्ड देख लीजिए, कल भी बोर्ड यही था और आज भी बोर्ड जो है यहीं पे है और कल भी शायद यही रहेगा जब तक हम लोग इसको ना हिलाएं, ठीक है। तो ये जो है ऑब्जेक्ट जो है इस रूम के अकॉर्डिंग जो है स्टेशनरी पोजीशन पे है, जो कि कितना भी टाइम भी जाए ये मूव नहीं करता, तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप के मूवमेंट देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स के मूवमेंट क्या होते हैं, तो मूवमेंट जैसे कि झूला हो गया। झूला देखिएगा तो जनरली ये पेंडुलम की तरह मूव करता रहता है, या फिर एक मैरीगो राउंड आता है, ठीक है, जो कि सर्कल में मूव करता है, ठीक है। और फिर अगर ले लेते हैं घड़ी का, खुद पेंडुलम को ले लीजिए ना, घड़ी का जो पेंडुलम होता है ये कैसे मूव करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये कंप्लीट चक्कर भी नहीं लगाता, ये यहाँ से यहाँ और फिर वापस पोजीशन पे। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के मूवमेंट होगा। हम लोग जो मूव करते हैं वो कैसे करते हैं, अपना जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। हम लोग का कोई फिक्स पोजीशन तो है नहीं कि हाँ वहाँ से यहीं तक आना है, फिर यहाँ से वहाँ तक, मतलब ऐसा नहीं कि ए से बी तक ही जाना है और बी से वापस ए तक आना, नहीं। अब ए से बी तक जा रहे थे, बीच में कुछ काम याद है, सी पे चले गए, सी से मिले, फिर वहाँ पे हमको बुक नहीं मिला, बुक लेना था हमको, डी के पास चले गए, डी के पास भी नहीं मिला, ई के पास आ गया, ई के पास फिर एफ के पास गया, तो एफ के पास हमको बुक मिल गया। हमारा तो कोई फिक्स पोजीशन है नहीं कि हमको किधर जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें झूला में क्या था, झूला जो था ऐसा ऐसा ही घूमेगा, पेंडुलम जो है ऐसा ऐसा ही घूमेगा, इसका पोजीशन फिक्स होता है, ठीक है। ये स्पेशल टाइप के मूवमेंट होगा। अब इसके बाद देखेंगे फास्ट और स्लो। अब देखिए फास्ट और स्लो क्या होता है। फास्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, फास्ट मोशन, when an object change its position within few seconds is said to be fast motion. Slow motion, when an object change its position within a large interval of time, then it is said to be slow motion, ठीक है। अब देखिए फास्ट मोशन, जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं या फिर 4 व्हीलर्स चलाते हैं, तो देखिएगा कि हम लोग 250 किलोमीटर का जो यात्रा होता है 5 घंटे 6 घंटे में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन वही एक स्नेल जो घोंघा होता है, स्नेल को अगर हम बोल दें कि भैया जी आप 5 मीटर का दूरी तय कीजिए, इसको 15 मिनट लग जाएगा 5 मीटर की दूरी तय करने में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा धीरे चलता है, ठीक है। तो जब हम लोग, इसका सिंपल सा एग्जांपल आप लोग घड़ी ले सकते हैं। देखिए घड़ी जो होता है उसमें जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड
उसका मूवमेंट तो हम लोग को आराम से दिखता है, हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मूव कर रहा है। लेकिन जो हम लोग आवर हैंड होता है घड़ी का, आवर हैंड, उसका मूवमेंट हम लोग को दिखता ही नहीं। मिनट हैंड का तो हल्का दिख भी जाता है, लेकिन आवर हैंड का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करता है। ठीक है, तो आप लोगों को फास्ट मोशन और स्लो मोशन समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये राम, मान लीजिए राम है, उसको जाना था पहले श्याम के घर, श्याम के घर के बाद फिर मोहन के घर गया, फिर मोहन के घर के बाद फिर ये गया राजू के घर, और राजू के घर के बाद वापस ये कहाँ जाता है? मोहन के घर। ठीक है, अब देखिए श्याम, मोहन और ये राजू। ठीक है, अब देखिए यहाँ राम से श्याम का घर 4 किलोमीटर दूर था, श्याम से मोहन का घर जो था 5 किलोमीटर दूर था, और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। ठीक है, और ये वापस जब मोहन के घर गया तो फिर से 7 किलोमीटर। अब ऐसे कंडीशन में पूछा जाए कि राम टोटल कितना दूरी चला है, तो 4 + 5 9, 9 और 14 कितना हो जाएगा? ये हमारा हो गया 23 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 23 किलोमीटर राम टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो बोले कि अगर राम डिस्टेंस कितना चला है तो 23 किलोमीटर। ये डिस्टेंस मतलब टोटल जितना भी वो चला है वो सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है? डिस्टेंस आ जाता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट में द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ between initial and final position। ठीक है, अब देखिए जैसे ये जो राम था, राम यहाँ से श्याम के घर 4 किलोमीटर गया, और फिर यहाँ से सॉरी राम जो था यहाँ श्याम के घर 4 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से ये आया यहाँ पे 3 किलोमीटर मोहन के घर। ठीक है, मोहन के घर आ गया। अब पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, तो 4 और 3 7 किलोमीटर तो हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट होता है बिल्कुल ये, तो यहाँ से हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हम लोग देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, और ये जिसमें हमारा ये हाइपोटेनस है 4, तो हाइपोटेनस और ये बेस जो हमको निकालना है, और परपेंडिकुलर हमको 3 किलोमीटर दे दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेस ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में बन जाएगा, तो यहाँ पे बेस बच जाएगा, और हाइपोटेनस कितना है? 4 का स्क्वायर 16 माइनस परपेंडिकुलर 3 है, 3 का स्क्वायर 9 किलोमीटर, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। 16 में से जब 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 7 किलोमीटर, ये अंडर रूट में है। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा √7 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों में बहुत अंतर है, डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर और जो डिस्प्लेसमेंट है वो √7 किलोमीटर है। ठीक है,
अब देखिए जो डिस्टेंस है, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इट कैन बी 0, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस में हम लोगों ने देखा कि ये एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस जो हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कोई आदमी चलना स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से ये जब वापस चल के वापस इसी इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जहाँ की 2 पाई आर, और आर की वैल्यू हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई इंटू 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 2 पाई सेंटीमीटर जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड हुआ। लेकिन पूछे कि अगर डिस्प्लेसमेंट कितना, तो अगर हम लोग यहीं से चल के वापस यहीं आ जाएं तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो दोनों हमारा एक ही जगह हो गया, तो इसके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा जिसको हम लोग स्ट्रेट या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सके। तो जहाँ से चल के आए थे वहीं पे है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा 0 सेंटीमीटर, 0 में क्या ही यूनिट लिखिएगा, छोड़िए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो हमारा कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें भी मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 5 किलोमीटर का, इधर 3 किलोमीटर है, और वापस इधर 4 किलोमीटर का, मतलब यहाँ से शुरू करके वापस हम लोग घूमकर वापस उसी पोजीशन पे आए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में तो डिस्टेंस बचा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को सेकंड पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट इज always larger than or equal to displacement, और इसमें क्या होता है, it is always shorter than और इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए जो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, मतलब जो डिस्टेंस है यहाँ से हम लोग यहाँ तक कवर करके गए, ये ए और ये बी, 5 मीटर हम लोग कवर करके गए। अब यहाँ से हम लोग वापस यहीं और यहीं पे रुक गए, ठीक है। तो पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस तो बोलेंगे 5 मीटर। अब पूछे कि डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी हमारा 5 मीटर आएगा। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में होंगे। लेकिन जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन जो है वो बदल कर जिगजैग में बन गया, तो डिस्टेंस जो है वो हम मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। यहाँ पे हो सकता है ये ऐसे जिगजैग करके जाने में इसको 15 मीटर लग जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा 15 मीटर से कम ही आएगा, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट का। आप इधर देख लेते हैं, इसमें क्या बोला गया कि ऑलवेज छोटा होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है और ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा इससे छोटा होगा। लेकिन वही अगर स्ट्रेट मूव करता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है
इसमें फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये जो हमारा डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी। पहले ये समझिए स्केलर और वेक्टर कहते हैं किसको। स्केलर कहने का मतलब वो है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें जैसे कि हम 4 मीटर मान लिए, तो ये तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, और ये इसका यूनिट हो गया, लेकिन इसके साथ डायरेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्शन होता जैसे 4 मीटर नॉर्थ या फिर साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ऐसा हम लोग ले लेते तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, अगर वैसा हम लोग लेते तब ये वेक्टर बन जाता, क्योंकि इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन डिस्टेंस में जो होता है डायरेक्शन नहीं होता, सीधे बोल दिया जाता है कि वो 4 किलोमीटर कवर किया। इसमें डायरेक्शन नहीं बताएगा कि किस दिशा में कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट में होता है, इसीलिए उसमें हम लोग दिशा बता सकते हैं। जैसे 4 किलोमीटर जो है नॉर्थ गया, किस साइड गया, नॉर्थ। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया कि उसको जब भी जाना है तो 4 किलोमीटर नॉर्थ में ही जाएगा। अगर वही 4 किलोमीटर ईस्ट बोलता तो 4 किलोमीटर ईस्ट में हम लोग उसको ले जाते हैं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्ट्रेट हमेशा होता है, इसीलिए उसमें डायरेक्शन होता है। लेकिन ये डिस्टेंस जो हमारा है कभी स्ट्रेट हो नहीं सकता, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा डायरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए एक आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, इसके ऊपर आप बना के बताइए। तो आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया। डिस्टेंस जो होता है हमारा टोटल पाथ कवर होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर होता है। और जो डिस्टेंस होता है वो वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्टेंस जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की या तो इक्वल होगा नहीं तो बड़ा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस से छोटा होगा नहीं तो बराबर होता है। ठीक है, अब आइए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि राम ट्रेवल into a circular path which radius is equal to 5 centimeter. What is his distance and displacement after 3.5 राउंड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, जिसमें हम लोग को क्या बोला गया कि राम जो है एक सर्कुलर पाथ में जो है मूव कर रहा है, जिसका जो रेडियस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि राम जो है वो अगर उस राउंड मतलब सर्कुलर पाथ के 3.5 राउंड मारेगा, मतलब पहला राउंड वहाँ से वापस आके इनिशियल पोजीशन पे, दूसरा भी राउंड इनिशियल पोजीशन, तीसरा भी राउंड आके वापस इनिशियल पोजीशन पे, लेकिन उसके बाद भी बोला कि हाफ राउंड और मारना है, तो यहाँ से वापस करेगा शुरू, यहाँ आके खत्म। ठीक है, तो पूछा क्या है, डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट उसका कितना रहेगा। तो देखिए
यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पे आके बैठा हुआ 3.5 रन के बाद, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायमीटर बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले इसी वे में निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। टू इंटू 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट। दस सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है हम लोग क्या निकालेंगे, ये डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है इसके सरकमफेरेंस जो होगा उसको 3 बार गुना करेंगे और फिर उसका सरकमफेरेंस का एक बार हाफ करके ऐड कर देंगे, तो हमारा सरकमफेरेंस से ही उसका डिस्टेंस कवर कर जाएगा। क्योंकि वो जो भी डिस्टेंस कवर करेगा उस सर्कल का सरकमफेरेंस ही होगा। तो कितना बार सरकमफेरेंस में मल्टीप्लाई करना, तो 3.5 इंटू, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, यही होता है। तो 3.5 को क्या लिखेंगे, 3.5 पॉइंट को हटाकर नीचे 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू r जो है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 5 से 10, 2 बार में 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से देखेंगे तो 35 जो होगा वो 5 बार में कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ऊपर 5 इंटू 22। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 110 सेंटीमीटर कवर किया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक न्यूमेरिकल। और भी आगे के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। जय हिंद।